थी? कब? कैसे? गन देखने के बाद रजत चौधरी पहले ही डर गया था और विकी भाई की बात सुनने के बाद वो तो कपकपाने लगा। वो ये नहीं जानता था कि रूपल गुप्ता का ऐसे गुंडों से कोई भी लेना देना होगा। विकी भाई ने गुस्से से रजत चौधरी की तरफ देखा और कुछ सोचने लगा। इस बूढ़े को कैसे सबक सिखाऊं? मैं इसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता। ये बात अपने आप से ही कहने के बाद एक बार फिर से विकी भाई की नजर रूपल के चेहरे की तरफ गई। इस वक्त रूपल खिड़की से नीचे उतर चुकी थी। उसके नाजुक से चेहरे पर रजत चौधरी के पंजों के निशान उतर आए थे। रूपल की इस हालत को देखने के बाद इस सारी सिचुएशन के बारे में उसने सोचा। उसके बाद विकी भाई एक नतीजे पर पहुंचा। उसने अपने एक आदमी से कहा, सुन बे छोटे, एक काम करते हैं। मिस रूपल को देखकर लग रहा है कि इस कमीने ने उन्हें बहुत मारा है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब हम इस बूढ़े को इसी की दवा का कड़वापन चखाते हैं। जब तक मिस रूपल इस घिनौने आदमी को माफ नहीं कर देती, इसके चेहरे पर एक के बाद एक बिना रुके थप्पड़ लगाओ। विकी भाई के मुंह से बस निकलने की देरी थी और उसके आदमी रजत चौधरी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। विकी भाई का यह ऑर्डर सुनने के बाद रजत चौधरी के चेहरे का रंग ही काला पड़ गया। वो सब उसके लिए किसी डरावने सपने की तरह था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक मिनट के लिए तो उसे अपने सामने खड़े विकी भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन रजत चौधरी अकेला निहत्था कर भी क्या सकता था। जब रूपल ने विकी भाई की कही ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया। क्या कुछ दिन पहले रजत चौधरी की जगह खुद विकी भाई नहीं था जो रूपल के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसके बारे में गंदे ख्याल दिमाग में ला रहा था? आज एकदम से विकी भाई में ये बदलाव कहां से आ गया था? रूपल ने देखा कि विकी भाई के आदमी रजत चौधरी के चेहरे पर बिना रुके कसकर तमाचे जड़ रहे थे। यह देखकर उसे अजीब सा लगा। रूपल ने मन ही मन में कहा, इस कमीने के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मुझ पर हाथ उठाया था ना इस रजत चौधरी ने, इसके साथ तो ये सुलूक भी अच्छा ही है। मेरा तो कहना है कि इसे चप्पल से मारते हुए पूरे शिमला में घुमाना चाहिए, तभी इसकी अक्ल में अक्ल आएगी। रूपल शनाया की तरह काइंड हार्टेड या फिर किसी के लिए बुरा फील करने वाली लड़की नहीं थी। वो किसी मीठी छोरी से कम नहीं थी। तभी रजत चौधरी ने रूपल से अपने जान की भीख मांगते हुए कहा, मिस रूपल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे आपके साथ इस तरह से पेश आना नहीं चाहिए था। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। प्लीज इन लोगों को रोकिए, वरना मेरी जान ही चली जाएगी। रूपल को रजत चौधरी पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि रूपल ने जानबूझकर इस तरह रिएक्ट किया कि उसने कुछ भी नहीं सुना था। ये सब देखकर रूपल के कलेजे को ठंडक पहुंच रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में ख्याल आया और रूपल के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। एकदम से रूपल को याद आया कि वो खुद अपने पैरों से चलकर इस जगह क्यों आई थी। रूपल एकदम से परेशान हो गई। उसने परेशान होते हुए अपने आप से ही कहा, अरे नहीं, अगर इस विकी भाई के आदमियों की हरकत से रजत चौधरी नाराज ही हो गया तो वो मेरे पापा को बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। और ऊपर से विकी भाई नाम का गुंडा खुद भी यकीन करने के लायक नहीं है। अगर इसका दिमाग हो गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। ना ही मुझे विकी भाई से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही इस रजत चौधरी से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत है। रूपल के दिमाग में अब कई सारे ख्याल आ रहे थे। उसने एकदम से विकी भाई से कहा, अब इन्हें छोड़ दीजिए, मैंने मिस्टर रजत चौधरी को माफ कर दिया है। रूपल की बात सुनते ही विकी भाई के आदमी रुक गए। विकी भाई ने फिर भी इस बात को ज्यादा आगे नहीं खींचा और रजत चौधरी को हकाल देने के लहजे में कहा, सुन बे, निकल ले। मिस रूपल ने तुझे माफ कर दिया है। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना ये पिटाई का सेशन एक बार फिर से शुरू करवा दूंगा। जैसे ही रजत चौधरी ने ये बात सुनी, वो पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और लड़खड़ा के दरवाजे की तरफ जाने लगा। जाने से पहले रजत चौधरी ने एक बार मुड़कर रूपल की तरफ देखा और उससे कहा, थैंक यू मिस रूपल, थैंक यू सो मच। और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। रजत चौधरी जैसे ही उसकी आंखों से ओझल हो गया, रूपल की जान में जान आई। उसने पास ही रखा जैकेट ओढ़ लिया और अपने आप को शांत करने लगी। थोड़ी देर के बाद रूपल चलकर विकी भाई के पास आ गई। उसने एक सीधा सवाल करते हुए कहा, क्या शनाया ने आपको यहाँ आने के लिए कहा था? रूपल को बस यही पॉसिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि रूपल के यहाँ होने के बारे में सिर्फ शनाया ही जानती थी। भले ही रूपल के लिए ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल था कि शनाया ने विकी भाई को यहाँ भेजा होगा, लेकिन फिर भी रूपल के हिसाब से ये सच ही था। लेकिन जैसे ही विकी भाई ने रूपल का ये सवाल सुना, वो कंफ्यूज हो गया। उसने अपने आप से ही बात करते हुए कहा, क्या मिस शनाया, वो मुझे यहाँ आने को क्यों कहेंगी? मुझे तो आहान भाई ने भेजा है। नहीं, मैं मिस रूपल को सच का पता नहीं लगने दे सकता। पिछली बार भी आहान भाई ने ये बात छुपाना ही सही समझा था, तो मैं उनका सच सबको कैसे बता सकता हूँ? अब मैं क्या करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, मिस रूपल की हाँ में हाँ मिला देता हूँ। हाँ, यही बेहतर रहेगा। बहुत सोचने के बाद विकी भाई ने रूपल के सवाल का जवाब दिया। हाँ, उन्होंने ही कहा आने को। भले ही विकी भाई ने ये बात कही थी, लेकिन रूपल को उसके एक भी शब्द पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। रूपल ने विकी भाई की तरफ घूरते हुए अपने आप से ही कहा, ये आदमी तब से झूठ बोल रहा है जब से मैंने इसे पहली बार उस होटल में देखा था।
जरूर ये आहान से डरता है। आहान ने कुछ तो ऐसा किया है कि ये शनाया और मेरे साथ बहुत ही इज्जत के साथ पेश आता है। मैंने इस विकी भाई की आंखों में आहान के लिए डर देखा है, रिस्पेक्ट देखी है। कुछ तो मामला है जो आहान और ये गुंडा विकी भाई को छिपा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। देखते हैं कब तक सच पर्दे में रहता है। आज या कल सबके सामने सारा सच आ ही जाएगा। जब रूपल उसकी तरफ इस तरह से देख रही थी तो विकी भाई को ऑकवर्ड फील होने लगा। उसने कुछ सोचा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, मिस रूपल, अगर आपको बहुत चोट आई है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। विकी भाई का इतना अच्छा बर्ताव देखकर रूपल को अजीब सा लग रहा था, इसलिए उसने विकी भाई के सवाल के बारे में सोचे बगैर ही उसे मना कर दिया। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, रूपल ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। तभी शनाया भागते हुए अंदर आ गई। शनाया ने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था, आंखें नम थी और देखते ही कोई भी ये कह सकता था कि रूपल की हालत कितनी बिगड़ी हुई थी। ये देखने के बाद शनाया का दिल पिघलने लगा। उसने जल्दी से रूपल को गले लगा लिया और रूपल से सवाल करते हुए बोली, रूपल, क्या तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? इतनी सारी चोट कैसे लग गई? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना। शनाया के इतने सारे फिक्र भरे सवाल सुनकर रूपल मुस्कुराने लगी। उसने शनाया को शांत करते हुए कहा, शनाया काम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब रूपल अपनी बात कह रही थी, आहान भी अंदर आ गया। रूपल के ठीक होने का यकीन करने के बाद शनाया ने विकी भाई की तरफ देखा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हारे साथ ये सब इसने किया है? एक पल के लिए शनाया की आंखों में गुस्सा उतर आया था, लेकिन रूपल ने शनाया को सच बताते हुए कहा, नहीं, विकी भाई ने कुछ नहीं किया है, उल्टा इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई है। अगर ये सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। जैसे ही शनाया ने रूपल की कही ये बात सुनी, वो दंग रह गई। शनाया ने फिर आहान की तरफ सवालिया अंदाज से देखा। आहान समझ गया कि उसकी वाइफ क्या जानना चाहती थी। आहान को सच बताना ही सही लगा। शनाया, मैंने जिस दोस्त की बात की थी वो विकी भाई ही हैं। आहान ने सोच समझकर अपना जवाब दिया था। जैसे ही शनाया ने आहान के इस आंसर को सुना, वो और भी ज्यादा हैरान रह गई। शनाया ने मुंह बनाते हुए विकी भाई और आहान से कहा, दोस्त, ये कब हुआ? तुम दोनों आपसे दोस्त बन गए? आहान ने पहले ही अपनी बात कह दी थी, तो इस बार विकी भाई ने आहान की बात को कंफर्म करते हुए कहा, हाँ, हम दोस्त हैं। शनाया को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। वो इस सब के बारे में सोचकर आहान को बहुत कुछ पूछना चाहती थी, और जब तक शनाया को उसके सारे जवाब नहीं मिलने वाले थे, उसे चैन नहीं आने वाला था। ये बात आहान भी अच्छे से जानता था। वो शनाया को डिस्टर्ब नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने शनाया से कहा, आप रूपल को हॉस्पिटल ले जाइए। मेरे हिसाब से इन सारी चोटों से इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे ही शनाया ने यह बात सुनी, उसका ध्यान आहान और विकी भाई की इस नई दोस्ती से हट गया और रूपल पर आ रुका। उसने आहान की बात पर हामी भर दी और रूपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। जब वो दोनों उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई, आहान ने विकी भाई से कहा, थैंक यू सो मच विकी भाई, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर आप आगे भी कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। मैं आपकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आहान की इस बात सुनते ही विकी भाई को अलग सी राहत मिली। उसने कहा, जी भाई, मैंने पहले जो गलतियां की है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी। आहान ने विकी भाई की ये बात सुनी और उसके साथ हाथ मिलाने के बाद शनाया और रूपल के पीछे चला गया। टैक्सी में बैठते हुए शनाया ने आहान से कहा, आहान, तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है। एक तो पहले ही आज पूरे दिन में बहुत कुछ हो चुका है, क्यों ना तुम घर जाओ? आज रात मैं रूपल के साथ हॉस्पिटल में रह लूंगी। आहान शनाया की बात से एग्री करता था, लेकिन उसे शनाया की फिक्र भी थी। थोड़ी देर इस मामले पर डिस्कस करने के बाद आहान ने हार मान ली और दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद रूपल के घर चला गया। हॉस्पिटल में जाते ही शनाया ने अपने पहचान के डॉक्टर से रूपल का चेकअप करवाया। सारे जख्म को ट्रीट करने के बाद डॉक्टर ने रूपल को आज रात हॉस्पिटल ही रुकने को कहा। थोड़ा सूप पीने के बाद और दवाई लेने के बाद रूपल को वीआईपी प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा दिया गया। शनाया उसके साथ रोहन कोहली के बारे में बात की जा रही थी। जब रूपल ने आज ग्लास वॉल रूम में हुए पियानो का किस्सा सुना तो एक बार फिर से उसके दिमाग में आहान का ख्याल आ गया। रूपल ने मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है इस आहान के साथ। शौर्य शकुन को शनाया को तंग करने से रोकना, शनाया के दादाजी से माफी मंगवाना, विकी भाई को डराना, रोहन कोहली के साथ पियानो का मुकाबला करना, और इतना होने के बाद भी खुद कार्तिक कोहली का रिएक्शन इतना अजीब होना, मुझे इस सब में आहान का हाथ ही लगता है। इस सब के बारे में सोचते हुए रूपल ने शनाया से सवाल किया, शनाया, तुम आहान के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? रूपल के इस सवाल के पीछे का असली मतलब क्या था? क्या शनाया और रूपल को आहान का सच पता लगने वाला था? आहान अब शनाया को सब कुछ एक्सप्लेन कैसे करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। पॉकेट रूपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी।
जब दोनों उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई, आहान ने विकी भाई से कहा, थैंक यू सो मच विकी भाई, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। जैसे ही विकी भाई ने आहान की कही ये बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई। आज उसने तीसरी बार आहान को देखा था और पहली 2 बार का एक्सपीरियंस विकी भाई के लिए कुछ इस तरह का था कि वो इस जिंदगी में आहान को भूल ही नहीं सकता था। विकी भाई ने एक अजीब सी स्माइल के साथ आहान से कहा, आहान भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आहान समझ सकता था जिस तरह से उसने विकी भाई को डराया था, अगर आज आहान ने उसकी जान भी मांगी होती तो विकी भाई हंसते हंसते उसे दे देता। आहान एहसान फरामोश लोगों में से नहीं था, इसलिए उसने विकी भाई से कहा, विकी भाई, अगर आप आगे कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुझे जरूर याद करिएगा। मैं आपकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आहान की इस बात को सुनते ही विकी भाई को अलग सी राहत मिली। उसने कहा, जी भाई, मैंने पहले जो गलतियां की है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती आगे तक जाएगी। ये बात सुनने के बाद आहान के दिमाग में एक आइडिया आया। जिस तरह का काम विकी भाई ने उसके लिए किया था, आहान भरोसे के साथ विकी भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख सकता था। वैसे तो आहान गलत काम करने वाले लोगों में से नहीं था, लेकिन जिस तरह की जिम्मेदारी उस पर थी, उसके चलते विकी भाई जैसे किसी आदमी की आहान को बहुत जरूरत थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रूपल की ट्रीटमेंट अच्छे से हो गई थी। अपने रूम में सेटल डाउन होने के बाद रूपल और शनाया गप्पे लड़ाने लगे। जब शनाया अपनी बातें कर रही थी, एकदम से रूपल ने अपने बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए कहा, शनाया, तुम आहान के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? रूपल के ऐसे सवाल को सुनने के बाद शनाया की बोलती बंद हो गई। वो रूपल की बात के पीछे का मतलब समझ नहीं पा रही थी। शनाया ने क्यूरियस होते हुए ही रूपल से उल्टा सवाल किया, हाँ, तुम ये क्यों पूछ रही हो आहान के बारे में? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। शनाया की हैरानी साफ थी। आज से पहले जब भी आहान की बात आती थी, रूपल के चेहरे पर गुस्सा और इरिटेशन जगह बना लेते थे। शनाया ने मन ही मन में सोचा, इसने तो कभी भी आहान के बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी बयान नहीं की, लेकिन आज वो सामने से ही पूछ रही थी। रूपल की नजरें खिड़की के बाहर छाए हुए अंधेरे में कहीं रुक सी गई। उसने फिर शनाया के सवालों पर अपनी मैं हमेशा से ये कहा करती थी कि आहान निकम्मा है, तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने हमेशा से उसे ब्लेम किया है कि वो तुम्हें ना कभी खुश रख पाएगा और ना ही तुम्हारी जरूरतें पूरी कर पाएगा। जब रूपल अपनी ये सारी बातें कह रही थी, शनाया के माथे पर शिकन आ गई। उसने ये बात ना जाने कितनी बार सुनी थी। शनाया ने मन ही मन में कहा, अरे यार, रूपल हो या मॉम, हर दूसरे घंटे में मुझे यही सब क्यों बताते रहते हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा आहान कितना अच्छा है, वो बेस्ट हस्बैंड है, लेकिन आज के लिए मैं रूपल की सारी बातें सुन लेती हूँ। आफ्टर ऑल, आज रूपल के साथ बहुत कुछ हो गया है, मैं उसका मूड नहीं बिगाड़ना चाहती। जब शनाया के दिमाग में ये सब चल रहा था, रूपल अपनी बात कहे जा रही थी। शनाया ने अपना मन बना लिया और सब कुछ चुपचाप सुनती रही। लेकिन आगे रूपल ने जो कुछ भी कहा, इसे सुनने के बाद शनाया दंग रह गई। रूपल ने कहा, मैंने कभी भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया शनाया, लेकिन मैं गलत थी। मेरे साथ साथ सभी ने यही कहा है कि आहान किसी काम का नहीं है, लेकिन ये झूठ है। आहान एक बहुत ही जिम्मेदार और बहादुर लड़का है। ही इज अ रियल मैन। अपनी बात कहते हुए रूपल बहुत ही सीरियस लग रही थी, लेकिन शनाया, उसके चेहरे का रंग ही बदल गया था। शनाया ने रूपल के माथे को छू कर देखा और कंफ्यूज लगते हुए बोली, रूपल, तुम्हें फीवर तो नहीं ना? तो फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? शुरुआत से शनाया यही देखते हुए आई थी कि आहान और रूपल के बीच में 36 का आंकड़ा था। रूपल आहान को इस तरह ट्रीट करती थी मानो वो कोई कचरा था, और आज एकदम से रूपल उसकी तारीफ कर रही थी। उसने तो अपने आप को गलत कह दिया था। रूपल ने आहान की तारीफ में एक नहीं 2-2 शब्द कहे थे। शनाया को लगा कि जरूर रूपल ने आज कोई गलत दवा खा ली थी, या फिर होटल में उसके सर पर चोट लग गई होगी, जिसकी वजह से रूपल ऐसी बात कर रही थी। जब रूपल ने शनाया के ऐसे रिएक्शन को देखा तो एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस एक बात याद रखो, आहान को अपने पास संभाल कर रखो, वो बहुत स्पेशल है। अगर तुमने उसे खो दिया तो मुझे डर है कि तुम्हें आहान के जैसा अच्छा लविंग और केयरिंग हस्बैंड कभी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद शनाया ने हंसते हुए कहा, डेफिनेटली, मैं अपने हबी को नहीं छोड़ने वाली, और अब तो मैं उसे मुझे छोड़कर भी कहीं नहीं जाने दूंगी। शनाया को एकदम से याद आ गया कि कुछ घंटों के पहले उसने अपने हबी को पहली बार किस किया था। वो सोचने के बाद शनाया के गाल लाल हो गए थे। शनाया उस बारे में सोचकर आहान को मिस कर रही थी, लेकिन उसने फिर रूपल के साथ थोड़ी बातें की और आहान को ऐसे ही मिस करते हुए सो गई। अगली सुबह आहान जल्दी से तैयार हो गया। उसने रूपल और शनाया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसे टिफिन में पैक करके हॉस्पिटल में ले गया। आहान ने भी कल रात को शनाया को बहुत मिस किया था। अब ऐसा भी नहीं था कि दोनों हर रोज पूरा वक्त एक साथ बिताते थे।
लेकिन फिर भी कल रात की डेट के बाद आहान और शनाया के एहसास कुछ ज्यादा ही गहरे हो गए थे। जब आहान शनाया के बारे में सोचते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से चल रहा था, उसने एक अजीब सी बात नोटिस की कि उसके आसपास से गुजर रहा हर एक इंसान उसे अलग ही नजरों से देख रहा था। कॉरिडोर के दूसरे कोने में खड़े लोग आहान की तरफ उंगलियों से इशारे कर रहे थे, और इतना ही नहीं, कुछ नर्सेस तो आहान को देखकर मुस्कुराते हुए शर्मा भी रही थी। लोगों के इतने अजीब रिएक्शंस को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया था। एक शीशे में नजर आ रहे रिफ्लेक्शन में उसने अपने चेहरे की तरफ देखा, लेकिन आहान के चेहरे को कुछ भी नहीं लगा था। तो ये सारे लोग इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ शनाया भी कुछ देर पहले जाग गई थी। रूपल मेडिसिन के असर की वजह से अभी भी सो रही थी। फ्रेश होने के बाद शनाया ने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल चेक किया, मेल्स चेक किए, और मेल्स चेक करने के बाद उसने देखा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को टैग करते हुए 2 वीडियोस पे 2 मिलियन व्यूज आए हुए थे। एक वीडियो में आहान पियानो प्ले कर रहा था। उस वीडियो के नीचे के कमेंट्स ये साफ साफ जाहिर कर रहे थे कि आहान लोगों के बीच कितना पॉपुलर हो गया है। लड़कियां तो उसके सिंगल होने का इंतजार कर रही थी। आहान के फैंस ने उसे पियानो प्रिंस इनाम भी दे दिया था। वैसे तो शनाया अपने पति की इतनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन बाकी लड़कियों की आहान में दिलचस्पी शनाया को अनकंफर्टेबल कर रही थी। ये इंटरनेट पर कमेंट करने वाले लोग अजीब से होते हैं यार। मतलब कुछ दिनों तक ये सारे के सारे लोग मेरे फैंस थे, मेरे लिए कमेंट्स कर रहे थे, आहान को बुरा भला कह रहे थे, और एक पियानो के परफॉर्मेंस के बाद आहान की तरफ से हो गए। खास करके ये लड़कियां। इन लड़कियों को क्या पता कि मेरा पति तो इन सब के कमेंट्स को एक नजर से देख नहीं रहा। शनाया को उन लड़कियों पर गुस्सा भी आ रहा था और जलन भी हो रही थी। उसने सोचा इस इंटरनेट को बंद कर देते हैं और बाहर जाकर पानी पी लेते हैं। शनाया ने अपना मोबाइल बंद किया और बाहर निकल आई। दरवाजा खोलते ही शनाया की नजर सामने वाले कॉरिडोर से आ रहे आहान की तरफ पड़ी। आहान को देखते ही शनाया का मूड एकदम खुश हो गया। अपने आप से ही बातें करते हुए शनाया ने कहा, ये आहान कितना हैंडसम है। मेरा भी ध्यान आज पहली बार गया है। सिंपल से कपड़ों में भी कितना गुड लुकिंग लग रहा है। मेरा हबी, एक मिनट, क्या मैं फिर से आहान को ताड़ रही हूँ? जब शनाया आहान को दीवानों की तरह देख रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ नर्सेस आहान के पीछे छिप छिप कर फोटोज क्लिक कर रही हैं। उनमें से एक नर्स, उसने कहा, ये तो मेरा पियानो प्रिंस है, कितना हैंडसम है यार। वैसे क्या आहान और शनाया गिल के डिवोर्स की कोई न्यूज आई है? उस नर्स के सवाल को सुनने के बाद शनाया का मुंह बन गया। दूसरी नर्स ने जवाब दिया, नहीं यार, मैं तो कब से अगले अपडेट का इंतजार कर रही हूँ। अगर सच में उन दोनों में तलाक की न्यूज आ जाए तो मैं आहान को बिना वक्त गंवाए प्रपोज कर दूंगी। ये सुनते ही शनाया को गुस्सा आ गया। क्या ये लड़कियां उसकी शादी टूटने के लिए इतनी डेस्परेट हो रही थी? लेकिन शनाया ने देखा कि उससे भी ज्यादा वो पहले नर्स पर गुस्सा हो गई थी। पहली नर्स ने अपनी साथ वाली नर्स से कहा, ओ हेलो, पहले मैंने आहान को पसंद किया है, मेरे और मेरे पियानो प्रिंस के बीच में मत आओ, समझी? ये बात तो मुझे इन दोनों नर्सेस से कहनी चाहिए। मेरे पति पर डोरी डाल रही हैं, वो भी मेरे सामने। इन्हें तो मैं। शनाया ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वो जाकर उन नर्सेस से झगड़ा करना चाहती थी। शनाया का मन किया कि वो मोबाइल छीनकर सारे पिक्चर्स डिलीट कर दे, लेकिन वो अपने आप को जेलस साबित नहीं करना चाहती थी। उफ, क्या करूं? ये सब कैसे देख रहे हैं मेरे पति को? मैं क्या करूं? शनाया ने परेशान होकर अपने आप से ही कहा। तभी आहान आकर उसके सामने खड़ा हो गया। आहान ने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, आप यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आहान के सवाल को सुनकर शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आहान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? शनाया ने अपने शब्द कुछ ऐसे जोर से कहे ताकि वो नर्सेस भी सुन सके, लेकिन आहान कंफ्यूज हो गया। आज से पहले शनाया ने आहान से ऐसे सवाल कभी नहीं किए थे और हाथ भी पकड़ लिया था। ये सब आहान के लिए थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक था। उसने हकलाते हुए शनाया के सवाल का जवाब दिया, याद, आपने मुझे याद किया? आहान के सवाल के बाद शनाया ने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर हामी भर दी। बहुत ज्यादा। शनाया की बड़ी बड़ी आंखें देखकर आहान की धड़कनें तेज हो गई थी। वो आगे एक शब्द के अलावा कुछ ज्यादा कह ही नहीं पाया। ओह, आहान बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा था। शनाया ने नजरें चुराते हुए आहान की नजर उसके होठों पर चालू की और उसके कल रात की वो सडन किस याद आ गई। आहान ने अपने आप से ही कहा, शनाया, शायद अब मेरे साथ कंफर्टेबल होने लगी है। ये तो अच्छी बात है। शनाया की तरफ देखने के बाद आहान के होठों पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने फिर शनाया के हाथ पर अपनी पकड़ पक्की सी की और बोला, आपको भूख लगी होगी ना? मैंने आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाया है, चलिए साथ में नाश्ता करते हैं। ये सुनकर शनाया के दिल में नरमी छा गई। उसका ध्यान कोने में खड़ी दो नर्सेस से हट गया और आहान की आंखों की गहराई को देखते हुए शनाया ने कहा,
तुम बहुत अच्छे हो। वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी को अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। प्यार से? ये सुनते ही आहान ने शनाया को हाँ में जवाब दे दिया। क्या नहीं, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? शनाया आहान को क्या नाम देने वाली थी? क्या आहान और शनाया की शादी अब एक असल शादी में तब्दील होने वाली थी? शनाया और आहान की जिंदगी में आगे और क्या क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए। ऊपर अब एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसकी आंखों की गहराई में देखते हुए शनाया ने कहा, वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी ने अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। प्यार से? ये सुनते ही आहान ने शनाया को हाँ में जवाब दिया। इतने प्यार से अगर शनाया आहान से कुछ कहती तो आहान चाह कर भी अपनी प्यारी सी बीवी को मना नहीं कर पाता। ये बात तो फिर भी आहान को बहुत खुशी दे रही थी। आहान ने तुरंत शनाया से कहा, क्यों नहीं शनाया, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? आहान का जवाब सुनते ही शनाया कुछ सोचने लगी। थोड़ी ही देर में शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया। शनाया ने फिर आहान से एक्साइटेड होकर कहा, क्या ना मैं तुम्हें अब से हबी कहकर बुलाऊं? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? शनाया के इस सवाल को सुनते ही आहान ब्लश करने लगा और उसने नजरें झुकाकर जवाब में सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। शनाया ने जब देखा कि आहान इस बात से शर्मा रहा था तो वो आहान को छेड़ने लगी। शनाया ने आहान को चिढ़ाने का मन बना लिया था। हबी, क्या तुम सुबह सुबह उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हो? हबी, क्या मैं कल रात तुम्हारे सपनों में आई थी? बोलो ना हबी। शनाया ने आहान के सामने किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर कहा। आहान ने देखा कि शनाया के चेहरे पर इस वक्त मासूमियत झलक रही थी। शनाया तो अनजाने में ही पाउट करते हुए बात कर रही थी। ये देखकर आहान को बहुत हैरानी हुई। आहान ने अपनी बीवी को ये रूप में पहली बार देखा था। आहान को फिर एक ख्याल आया और उसने शनाया की कमर को अपने हाथ से पकड़ लिया और एकदम से शनाया आहान के सीने से लग गई। आहान ने दूसरे हाथ से शनाया के कान के पास की जुल्फों को हटाया और धीमी आवाज में शनाया से कहा, शनाया, आपको कुछ नर्सेस को जेलस करने के लिए मुझे बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इस कोशिश में अगर मैं बहल गया तो शनाया की जगह आपका हबी आपको बेबी कहकर भी बुलाना शुरू कर सकता है। जैसे ही शनाया ने आहान की कही ये बात सुनी, उसकी धड़कन रुक सी गई। ये लड़का इतना स्मार्ट कैसे हो सकता था, जिसे सब कुछ बिना कही समझ आ जाता था? शनाया को इस पॉइंट पर समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो एब्सेंट माइंडेड होकर आहान से नजरें चुराने लगी। उसके ऐसे एक्सप्रेशंस देखते हुए आहान स्माइल करने लगा और कहा, वैसे नो इश्यूज, सुनने में हबी अच्छा लगता है और दादी जी की बात को तो हमेशा मानना ही चाहिए। अब आज से मुझे हबी कहकर ही पुकारिए। आहान के इस फ्लर्टी अंदाज में हमेशा ही शनाया की बोलती बंद हो जाती थी। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अपने हबी की बात पर हामी भर दी और मुस्कुराने लगी। आहान ने फिर शनाया के माथे पर हल्के से अपने होंठ टिकाए और कहा, अब अगर आपने हबी पर हक जमाना हो गया हो तो क्या हम अंदर चलकर ब्रेकफास्ट करें? मुझे जोरों की भूख लग रही है। आहान के सवालों को सुनने के बाद शनाया ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा और आहान को अपने साथ रूम में अंदर ले गई। ये सब होते हुए देखकर उन नर्सेस के चेहरे भी गुलाबी लाल हो रहे थे। कहां शनाया को लग रहा था कि वो लड़कियां उससे उसकी हबी को छीनना चाहती हैं। लोग तो आहान और शनाया के कपल के फैन हो रहे थे। उन नर्सेस ने जब ये लाइव रोमांटिक सीन देखा तो एक पल के लिए वे दोनों नर्सेस शनाया और आहान के किस के वीडियो को ही भूल गई थी। जहां एक तरफ आहान और शनाया उनके पास कुछ ना होते हुए भी इतने खुश थे, पास में 50 करोड़ होने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल की हालत बिगड़ रही थी। सीमा बुआ जी ने उनसे एक्साइटेड होते हुए कहा, यामिनी भाभी, मुझे तो बहुत ही सुकून मिल रहा है। एक तो हमें 50 करोड़ मिल गए हैं, जल्दी शनाया और रोहन कोहली की शादी हो जाए और तो और वो आहान नाम का कांटा भी हमारे रास्ते से खुद ब खुद दूर हो जाए। कल रात जो डेट का लाइव स्ट्रीमिंग बीच में से ही बंद हुआ था, उसके बाद सीमा बुआ जी को अंदर से ऐसा लग रहा था कि जरूर रोहन कोहली ने अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए आहान की जान ले ली होगी और इसीलिए सीमा बुआ जी और रतन को अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन मिसेस यामिनी गिल के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें आहान के जिंदा होने से या मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। उस दिन के फोन कॉल के बाद अब तक उन्होंने शनाया से ना कोई बात की थी और ना ही उन्हें अपनी प्यारी बेटी की कोई खबर मिली थी। कल रात की लाइव स्ट्रीमिंग में भी शनाया को ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, इसलिए मिसेस यामिनी गिल का चेहरा उतरा हुआ था। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। ना जाने क्यों मिसेस यामिनी गिल को लगा कि जरूर शनाया ही आई होगी, इसलिए वो जल्दबाजी में दरवाजा खोलने के लिए चली गई। मगर जैसे ही यामिनी गिल ने दरवाजे पर देखा तो शनाया नहीं, वहां पर रोहन कोहली खड़ा था। तो वो दंग रह गई। रोहन, मेरा मतलब है दामाद जी, आप यहाँ?
मिसेस यामिनी गिल ने सवाल करते हुए कहा। अपनी भाभी की कही ये बात सुनते ही सीमा बुआ जी भी अंदर से दौड़ी चली आई। रोहन कोहली कुछ कहने ही वाला था कि सीमा बुआ जी ने कहा, अरे भाभी आप भी ना, दरवाजे पर ही अपने दामाद से सवाल जवाब कौन करता है? दामाद जी को अंदर तो आने दीजिए। दामाद जी आइए, अंदर आकर हम सबके साथ नाश्ता कीजिए। अपने आखिरी शब्द कहते हुए सीमा बुआ जी ने रोहन का हाथ पकड़कर उसे अंदर बुलाया। मिसेस यामिनी गिल भी दरवाजा बंद करके उनके पीछे पीछे चली आई। रोहन ने फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया हूँ, मेरा एक जरूरी काम है, मैं उसी वजह से सुबह सुबह यहाँ आया हूँ। रोहन कोहली की आवाज में एक तरह का गुस्सा झलक रहा था। जाहिर सी बात थी, अगर इन दोनों औरतों की बातों में आकर उसने स्वयंवर में हिस्सा न लिया होता तो शायद उसके साथ कल रात जो कुछ भी हुआ वो ना हुआ होता। सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल ने सवालिया ढंग से एक दूसरे की तरफ देखा। सीमा बुआ जी ने फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब तो आपको इस घर में खाना खाते आते ही रहना है। अब आप हमारे परिवार के दामाद जो हैं, वैसे आप कह रहे थे कि किसी काम से आना हुआ, क्या बात है? रोहन कोहली के साथ कल जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद उसके चाचू कार्तिक कोहली ने उसे सुबह जाकर पहले अपने पैसे वापस लाने को कहा था। अब ऐसा नहीं था कि 50 करोड़ के लिए रोहन यहाँ आता, लेकिन कोहली परिवार के इस कदम से यह साबित होने वाला था कि उन्हें मिस शनाया गिल से रिश्ता करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मकसद साफ था, कोहली खानदान आहान को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से रोहन आज यहाँ आया था। मुझे मेरा लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए। साफ साफ कहूं तो मैं यहाँ अपने 50 करोड़ रुपए वापस लेने आया हूँ। रोहन की कही ये बात सुनने के बाद दोनों मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी दंग रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ सुनने की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं की थी। एकदम से मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी ने साथ ही कहा, क्या? मगर क्यों? रोहन अब अपनी सारी तमीज को भूल चुका था। उसने सीधा जवाब देते हुए कहा, क्या क्यों? ये सवाल अपने बेटी से जाके पूछिएगा। मैं आप दोनों में से किसी को भी जवाब नहीं देने वाला हूँ। तो बेहतर होगा कि मेरा और अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। रोहन की ऐसी रूड बातों को सुनने के बाद सीमा बुआ जी को टेंशन आने लगा। उनके पास का सारा पैसा कहीं भी खर्च किए बिना ही खत्म होने वाला था। ये सोच सोच कर ही सीमा बुआ जी को चक्कर आ रहे थे। लेकिन मिसेस यामिनी गिल उन्हें इस पैसों के जाने का कोई गम नहीं था। जो बात उन्हें अंदर से खा रही थी वो तो ये थी कि उनकी बेटी का शनाया का रिश्ता 2 दिन में ही टूट गया था। कोहली परिवार जैसा इतना अच्छा और परफेक्ट ससुराल उन्हें शनाया के लिए दुनिया घूमने के बाद भी नहीं मिलता। एक ही पल में मिसेस यामिनी गिल की आंखें नम हो गई थी। तभी सीमा बुआ जी ने हाइपर होते हुए रोहन से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या कल रात आप और शनाया ने एक साथ रात नहीं बिताई थी? अब हमारी बेटी का फायदा उठाने के बाद आप उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं? या फिर ये सब इस वजह से हो रहा है कि कल रात उस लाइव स्ट्रीमिंग में आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई और जब लोग आपको लड़की खरीदने के लिए बदनाम कर रहे हैं तो आप अपना नाम साफ करना चाहते हैं? लानत है, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप इस हद तक पहुंच जाएंगे। रोहन, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपनी ननद की ऐसी बात सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल हैरान रह गई। सीमा बुआ जी अपनी भतीजी के बारे में ये सब कैसे कह सकती थी? अगर ऐसी बात बाहर फैल जाती तो शनाया की कितनी बेइज्जती होती। मिसेस यामिनी गिल को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें चुप रहकर भी ये तमाशा देखना चाहिए या फिर गुस्सा करके अपनी ननद का मुंह बंद करना चाहिए। सीमा बुआ जी का मकसद साफ था। वो क्या कह रही हैं? उस बात का मतलब क्या है? किसी को वो सब सुनकर कैसा लगेगा? ये सब बात सीमा बुआ जी कभी नहीं सोचती थी। जब तक उनकी बातों से रोहन कोहली शनाया के साथ शादी करने के लिए मान जाता, सीमा बुआ जी किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जब रोहन ने सीमा बुआ जी की कही ये बात सुनी, वो कंफ्यूज हो गया था। वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे सीमा बुआ जी की बात पर गुस्सा होकर उनसे झगड़ना चाहिए या फिर अपनी बदकिस्मती पर जोर जोर से हंसना चाहिए। रोहन ने अपने सर को पकड़ लिया और मन ही मन में बोला, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ? मैंने शनाया का फायदा उठाया है। फायदा तो इस गिल खानदान ने मेरा उठाया है। इन्हें खुद अपने दामाद की सच्चाई नहीं पता। जिस आहान को ये नौकर की तरह रखते हैं, वो तो इन सबको खरीदने की औकात रखता है। अगर मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं ये सब बदल देता, लेकिन अब मैं किसी लाचार कुत्ते से कम नहीं हूँ। रूपल गई, शनाया गई, फैमिली और शहर में कमाई हुई इज्जत गई, और ये सब होने के बाद मैं इन बेवकूफ औरतों से बात कर रहा हूँ जो एक अलग ही दुनिया में जी रही है। What the hell? हे भगवान, मेरे साथ कम से कम इतना बुरा तो ना किया होता। आप मुझसे नाराज थे तो मेरी जान ही ले लेते, मैं इस जिल्लत से तो बच जाता। अपने आप से बातें करने के बाद रोहन ने एक गहरी सांस ली। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी से कहा, देखिए मिसेस गिल, आपको मेरे बारे में जो सोचना है आप सोच सकती हैं। मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड लौटा दीजिए। रोहन की तरह ही मिसेस यामिनी गिल भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा हुआ लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर आई।
उन्होंने जरा भी वक्त गवाए बिना वो क्रेडिट कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। ये देखने के बाद सीमा बुआ जी को अपनी भाभी की दिमागी आपा खोए हुए मरीज की तरह लग रही थी। लेकिन अब सीमा बुआ जी कर ही क्या सकती थी। रोहन कोहली के साथ पंगा लेना सीमा बुआ जी की पहुंच से बाहर था। उन्होंने बस घर के बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोककर कहा, रोहन, आहान के साथ क्या हुआ? अब रोहन कोहली क्या जवाब देगा? क्या वो आहान की असलियत के बारे में मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी को बता देगा? और आहान का रिश्ता अब कितना मजबूत होने वाला था, जानने के लिए सुनते रहिए। इनकी तरह ही मिसेस यामिनी भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा हुआ लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर आई। उन्होंने जरा भी वक्त गवाए बिना वो कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। ये देखने के बाद सीमा बुआ जी को अपनी भाभी का दिमागी आपा खोए हुए मरीज की तरह लग रहा था। लेकिन अब सीमा बुआ जी कर ही क्या सकती थी। रोहन कोहली के साथ पंगा लेना सीमा बुआ जी की पहुंच से बाहर था। उन्होंने बस घर से बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोककर कहा, रोहन, आहान के साथ क्या हुआ? ये सवाल सुनने के बाद रोहन कोहली के चेहरे पर कंफ्यूजन ने जगह बना ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। रोहन कोहली ने मन ही मन में कहा, अब मैं क्या कहूं? ये तो आहान रायजादा का कोई प्लान होगा कि इतने सालों से उसके साथ रहने के बाद भी इस बेवकूफ और बदतमीज गिल खानदान को उसकी असली पहचान पता नहीं चली। मैं पहले ही बड़ी मुसीबत से बाहर आया हूँ। वो तो आहान का बड़प्पन है कि उसने मुझे इतने बड़े स्कैंडल के लिए ब्लेम नहीं किया। मैं ना ही अब आहान रायजादा से और ना ही इस गिल खानदान से कोई कनेक्शन रखना चाहता हूँ। तो बेहतर है कि इन सब के मामले में मैं ना पड़ूं। रोहन कोहली ने अपना इरादा पक्का कर लिया और इस तरह रिएक्ट करते हुए बोला मानो उसको कुछ पता ही नहीं था। देखिए मिसेस यामिनी गिल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली के बारे में मुझे ही ना पूछे। ये आपके घर का मामला है। मेरा काम हो गया है तो मैं निकल रहा हूँ। लेकिन हाँ, आहान और शनाया साथ में ही है और उन दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। अपनी बात कहने के बाद रोहन कोहली ने किसी भी जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया। रोहन कोहली के जाने के बाद मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। दोनों को अलग अलग बातें परेशान कर रही थी, लेकिन टेंशन एक जैसा ही था। मिसेस यामिनी गिल के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। लेकिन बाद में मिसेस यामिनी गिल को याद आ गया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उन सब की गुनहगार सिर्फ और सिर्फ सीमा बुआ जी थी। और जितनी चालाक वो थी, उसकी बाद ये बात तो साफ थी कि अब जो कुछ भी ठीक किया जा सकता था सिर्फ सीमा बुआ जी की करामात से ही हो सकता था। इसी उम्मीद में मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, देखिए ना, ये सब क्या हो गया है? एक तो शनाया मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही है, ऊपर से अब रोहन कोहली भी पैसे लेकर चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? मिसेस यामिनी गिल को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने आज पहली बार बिना कुछ सोचे समझे सीमा बुआ जी की मदद लेने के लिए फैसला कर लिया था। लेकिन इस वक्त सीमा बुआ जी के दिमाग में अलग तरह के कैलकुलेशंस चल रहे थे। सीमा बुआ जी ने हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने आप से ही कहा, यही तो सही मौका है। मुझे और रतन को इस सबसे बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जरूर कोई बड़ी बात हुई, वरना रोहन कोहली उन लोगों में से नहीं है जो कि अपने पैसे वापस मांगने के लिए यहाँ आ जाए। कल रात जो लाइव स्ट्रीमिंग बंद हुआ था उसके बाद कुछ तो हुआ है, और अगर कुछ नहीं भी हुआ होगा तो भी कल रात ये बात पूरे शहर के सामने आ ही गई कि मैंने और भाभी ने मिलकर अपने ही घर की बेटी को कुछ पैसों के लिए बेच दिया। अगर इस बात का पता पापा को लग जाए तो वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी जान ही ले लेंगे। एक बार के लिए मैं उनकी बातें मान जाऊं, लेकिन बात अगर पुलिस तक पहुंच गई तो मुझे डर है कि कहीं मेरे पहले किए हुए कांड भी बाहर ना आ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आज ही मुझे रतन को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा, और जितने पैसे मेरे पास हैं उसमें मैं और रतन कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सीमा बुआ जी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी ननद के चेहरे के सामने हाथ हिलाया। एकदम से सीमा बुआ जी अपने सेंसेस में लौट आई। उन्होंने फिर मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी देखिए, मुझे लगता है कि अब आपको भी हार मान लेनी चाहिए। आहान जैसा भी है आपकी इज्जत करता है, आपकी बात भी मानता है। एक काम करिए, आप आहान को अपना लीजिए। कम से कम आपको आहान की वजह से अपनी बेटी वापस मिल जाएगी। अपनी ये बात कहते हुए सीमा बुआ जी अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। मिसेस यामिनी गिल ने ये बात नोटिस की कि उनकी ननद की हमेशा की राय में आज कही हुई इस बात में जमीन आसमान का फर्क था। आज तक सीमा बुआ जी ने आहान से बेतहाशा नफरत ही की थी, मगर आज वो आहान को अपनाने का सजेशन दे रही थी। इस बात को हजम करना मिसेस यामिनी गिल के लिए बहुत ही मुश्किल बात थी। उन्होंने गहरी सांस लेकर सीमा बुआ जी के पीछे पीछे जाना शुरू किया और बोली, सीमा दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप भूल गई हैं कि इतना सारा रायता हमने सिर्फ आहान को अपनी और शनाया की जिंदगी से निकालने के लिए फैलाया था, और अब आप कह रही हैं कि मैं उसे घर में वापस बुला लूं? इस पॉइंट पर सीमा बुआ जी अपने और बेटे का सामान पैक कर रही थी। उन्होंने अपना काम जारी रखते हुए मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी, अब वक्त आ गया है कि हमें सच्चाई से भागना बंद कर देना चाहिए। और सच्चाई ये है कि हमारी शनाया को आहान से प्यार हो गया है।
क्या कल रात आपने नहीं देखा कि किस तरह शनाया ने जमाने की परवाह किए बिना आहान को चूम लिया था? हम जो कुछ भी कर रहे थे सिर्फ शनाया की खुशी के लिए ही तो कर रहे थे। अगर शनाया उस आहान के साथ खुश है तो हमें भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाना चाहिए। सीमा बुआ जी की इस बात को सुनने के बाद तो मिसेस यामिनी गिल का सर चकराने लगा। वो आहान के सामने घुटने टिकाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। एकदम से मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सीमा बुआ जी हाथ में अपनी सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकल रही थी। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल कंफ्यूज हो गई और उन्होंने अपने ननन से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? और वो भी सामान लेकर? क्या आप? मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बात को बीच में ही रोक दिया। क्या सच में खुद ब खुद उनके घर से जा रही थी? मिसेस यामिनी गिल ने कभी भी इस दिन को देखने की उम्मीद नहीं की थी। सीमा बुआ जी ने मन ही मन में कहा, ये भाभी बेवकूफ हैं। ये जानने के बाद भी कि रोहन कोहली जैसे पावरफुल इंसान ने आहान के सामने हार मान ली, भाभी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये तो वो आहान कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज है, या फिर जैसे कि माँ कहा करती थी, प्यार में बहुत ताकत होती है कि पैसे के सामने भी नहीं झुक रहा। लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे पापा हो, आहान हो या कोहली खानदान, मेरा यहाँ से निकलना ही मेरी जान बचाएगा। सीमा बुआ जी चालाक लोगों को भी उल्लू बनाने वाले लोगों में से थी, इसलिए उन्होंने सिंपैथी कार्ड प्ले करने का मन बना लिया और मिसेस यामिनी गिल के पास आकर उनसे बोली, भाभी, मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती और कुछ ही दिनों में आहान और शनाया भी घर वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं और रतन निकलते हैं। फिर कभी जल्दी मिलेंगे, आप ख्याल रखिए। और ये कहने के बाद सीमा बुआ जी अपना सामान लेकर घर से बाहर चली गई। रतन वैसे भी बाहर ही था, इसलिए उन्होंने मिसेस यामिनी गिल का जवाब सुनने तक का इंतजार भी नहीं किया और भाग गई। सीमा बुआ जी को जाते देखकर मिसेस यामिनी गिल हैरान से खड़ी रह गई। क्या सीमा दीदी को कोई दिमागी दौरा पड़ा है? ऐसे जल्दी जल्दी में क्यों निकल गई, जैसे कोई उनकी जान लेने आया था? जाने दो, छोड़ो, मेरी मुसीबत तो टली। मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से ही कहा और फिर से शनाया को कॉल करने की नाकाम कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ रात होने आई थी। पूरा दिन आहान और शनाया अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। शाम को रूपल के पास हॉस्पिटल में आने के बाद शनाया ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि रूपल को कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी हुई है तो उसे घर पर ले जाया जा सकता है। इसलिए आहान और शनाया मिलकर रूपल के डिस्चार्ज प्रोसीजर को पूरा करने लगे और उसे घर पर वापस ले आए। वैसे आज आहान को एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि रूपल उसके साथ इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे कि वो आहान को अपना दोस्त मान रही थी। यहाँ तक कि अगर आहान की 7 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ से भी अच्छा खाना पकता था तो भी रूपल उसमें कोई ना कोई खोट तो निकाल ही लेती थी। मगर आज तो हद हो गई थी। रूपल ने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में आहान के खाने की तारीफ भी कर दी थी। डिनर के बाद आहान से थैंक यू भी कहा। जब शनाया रूपल को ऊपर रूम में पहुंचाने लगी, आहान ने अपने आप से बात करते हुए कहा, क्या मुझे एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? मुझे लगता है कि रूपल अभी भी ठीक नहीं है। वैसे मैं शनाया को तो इस बारे में बता नहीं सकता, मगर मुझे लगता है कि इस रजत चौधरी की वजह से रूपल को या तो कोई गहरी चोट आई है या फिर किसी तरह का ट्रॉमा हो गया है। ये लड़की मेरे साथ इतने अच्छे से कब से पेश आने लगी भला? आहान को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि अब रूपल ने भी आहान के फैन क्लब में हिस्सा ले लिया था और उसे शनाया के लिए परफेक्ट मानने लगी थी। जब आहान अपने इन्हीं ख्यालों में खोया था, शनाया अपने ब्लैक कलर का नाइट सूट पहने सीढ़ियों से नीचे आई। उसने देखा कि आहान हैरान परेशान लग रहा था, तो शनाया अपने हबी के पास जाकर बैठ गई और बोली, हबी, क्या बात है, टेंस लग रहे हो? शनाया की बात सुनने के बाद ही आहान ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ, आइए बताइए, आज आप सोने की बजाय यहाँ नीचे क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आहान का सवाल सुनकर शनाया नर्वस होने लगी। उसने ब्लश करते हुए धीमी आवाज में कहा, आहान, मेरा मतलब है कि वो क्या बात है ना, तुम्हें तो पता ही है कि रूपल को कितनी बुरी तरह से चोट लगी थी। शनाया ये कहकर बीच में ही रुक गई। आहान ने क्यूरियस होते हुए कहा, हाँ, क्या रूपल को ठीक नहीं लग रहा? क्या हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए? आहान को परेशान होते हुए देखकर शनाया ने कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरी वजह से रूपल की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, मैंने उससे कहा कि आज रात से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। क्या ये ठीक रहेगा? इतना घुमा फिरा कर बात करने के बाद आहान समझ गया कि उसकी वाइफ किस तरह का इशारा कर रही थी। आहान ने फिर कैजुअल अंदाज में कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अपनी बात कहने के बाद आहान ने मन ही मन में कहा, ये शनाया भी ना, इन्हें मेरे साथ फ्रैंकली बात करने में इतनी शर्म क्यों आती है? मैं तो इन्हीं का हूँ। आहान को खामोश होते हुए देखकर शनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। आहान ने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी जो किसी भी वक्त जिद करना शुरू करने वाली थी। इसलिए आहान ने वक्त गंवाए बिना अपनी वाइफ से पूछा, क्या बात है शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं?
क्या कुछ हुआ है? शनाया को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने अगले ही पल आहान का हाथ पकड़कर उससे कहा, अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना तो नहीं करोगे ना? शनाया आहान से क्या मांगने वाली थी? क्या आहान अपनी बीवी की सारी विशेष को पूरा कर पाएगा या कहानी में कोई और ही ट्विस्ट आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। रात से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, क्या ये ठीक रहेगा? इतनी घुमा फिरा कर बात करने के बाद आहान समझ गया कि उसकी वाइफ किस तरह का इशारा कर रही थी। आहान ने फिर कैजुअल अंदाज में कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अपनी बात कहने के बाद आहान ने मन ही मन में कहा, ये शनाया भी ना, इन्हें मेरे साथ फ्रैंकली बात करने में इतनी शर्म क्यों आती है? मैं तो इन्हीं का हूँ। आहान को खामोश होते हुए देखकर शनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। आहान ने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी जो किसी भी वक्त जिद करना शुरू करने वाली थी। इसलिए आहान ने वक्त गवाए बिना पूछा, क्या बात है शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या कुछ हुआ है? शनाया को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने अगले ही पल आहान का हाथ पकड़कर उससे कहा, अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना तो नहीं करोगे ना? शनाया ने इस तरह कहा था कि आहान चाह कर भी मना नहीं कर पाता था। और वैसे भी आहान ने अपने आप से यह वादा कर लिया था कि उसे शनाया को हमेशा ही खुश रखना था। इसलिए आहान ने अपनी बीवी से एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ कहिए शनाया, क्या बात है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? आपकी विश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आहान समझ नहीं पा रहा था कि शनाया किस डायरेक्शन में बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी वाइफ की बात सुनना जारी रखा। शनाया अभी भी अपनी बातों को घुमा फिरा कर कह रही थी, अभी वो मैं कहीं जाना चाहती हूँ, मैं मनाली जाना चाहती हूँ नेक्स्ट वीक। शनाया ने जब तक अपनी बात पूरी की उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मक्खी गुनगुना रही थी। लेकिन आहान अपनी बीवी की बात समझ गया। उसने फिर एक बार स्माइल के साथ शनाया से कहा, शनाया अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कब जाना है ये बता दीजिएगा, मैं आपके लिए टैक्सी बुक करके दूंगा। आहान ने बहुत ही आसानी से हामी भर दी, लेकिन शनाया खुश नहीं लग रही थी। उसने आहान से पूछा, भाभी क्या तुम मुझे ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्या वजह है? शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरह के पॉसेसिव हस्बैंड टीवी सीरियल्स और फिल्मों में दिखाते थे, उनके अंदर की एक भी क्वालिटी आहान में क्यों नहीं थी। इस पॉइंट पर आहान कंफ्यूज हो गया। उसने शनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, शनाया को क्या हो गया है? पहले जब मैं सवाल करता था तो इन्हें दिक्कत थी, इन्हें लगता था कि मैं नूसी हूँ, लेकिन आज शनाया खुद चाहती है कि मैं इनसे सवाल पूछूं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जब शनाया चाहती थी कि आहान उससे सवाल जवाब करे, तो आहान ने उससे पूछा, शनाया आप कहाँ जा रही हैं? आपको मनाली क्यों जाना है? जैसे ही शनाया ने आहान की यह बात सुनी तो वो एक्साइटेड लगने लगी। शनाया ने अपनी चमकती आंखों से आहान की तरफ देखा और बोली, अभी वो अगले हफ्ते मनाली में मेरा स्कूल रियूनियन है, मेरे सारे पुराने दोस्त क्लासमेट्स वहां होंगे, इसलिए मैं और रूपल साथ में मनाली जा रहे हैं। आहान को यह जानकर अच्छा लगा। फाइनली शनाया को फैमिली मैटर और काम से थोड़ी फुर्सत मिल रही थी और दोस्तों से मिलने के बहाने शनाया को रिलैक्स करने का मौका मिलने वाला था। इस बात से आहान को राहत मिल रही थी। उसने शनाया से कहा, अरे वाह ये तो अच्छी बात है, आपको जरूर जाना चाहिए और जाकर बहुत मजे भी करने चाहिए। आहान की बात सुनने के बाद एक बार फिर से शनाया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इस बार आहान ने खुद ही पूछा, शनाया अब क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आहान की बात सुनने के बाद शनाया ने तुरंत उससे कहा, अभी तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि बेबी मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, बजाय इसके कि मेरे साथ मनाली आओ तुम हो के मुझे अकेले जाने के लिए कह रहे हो। शनाया की ये बात सुनकर आहान को पूरी तरह से हैरानी हो चुकी थी। आहान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शनाया कभी उससे खुद आने को कहेगी। आहान ने एक बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछा, शनाया क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपके साथ आपकी स्कूल रियूनियन पर आऊं? शनाया ने बिना कुछ कहे बस हाँ में सर हिला दिया। आहान को आज एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही थी। आहान ने भी एक्साइटेड होकर शनाया से कहा, ठीक है फिर मैं कल ही अगले हफ्ते की छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ। आखिरकार शनाया का मकसद पूरा हो गया। वो अपने सारे दोस्तों के सामने आहान के साथ शो ऑफ करना चाहती थी। आहान जितना हैंडसम लड़का तो शायद पूरे शिमला में भी नहीं होता। इसलिए शनाया ने फैसला कर लिया था कि वो आहान के साथ ही मनाली जाएगी। और इतना ही नहीं, वो आहान के साथ मनाली घूमना भी चाहती थी। आहान के दिमाग में और ही कुछ चल रहा था। उसे बस इस बात की खुशी थी कि अब शनाया को आहान की शर्म नहीं आती थी। उल्टा वो अपने दोस्तों से उसे मिलाना चाहती थी। मतलब शनाया ने पूरे दिल से आहान को अपना हस्बैंड मान लिया था। आहान ने फिर शनाया से इंटेंस होकर कहा, बेबी मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ क्या आप मेरी विश को पूरी कर सकती हैं?
इस पॉइंट पर शनाया को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। शनाया को एक तो इस बात की खुशी थी कि आहान ने उसे दूसरी बार बेबी कहकर बुलाया था। उस वर्ड को सुनते ही शनाया को बटरफ्लाइज महसूस होने लगी थी। और दूसरी बात तो यह थी कि आहान उससे कुछ मांग रहा था। शनाया ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया और बोली, कहो अभी, क्या बात है? आहान ने शनाया के हाथ पकड़ लिया और कहा, बेबी, मैं चाहता हूँ कि आगे से आप मुझसे अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाना बंद कर दें। आप जो चाहे मुझे कह सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने आप अपनी सारी परेशानियां, खुशियां, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज सब कुछ बिना डरे कह सके। सो एब्सेंट नो सीक्रेट्स, ओके? आहान की बात सुनकर शनाया का दिल पिघलने लगा। उसने आहान की आंखों में झांक कर देखा और उसे अश्योर करते हुए बोली, ओके हबी, प्रॉमिस, अब से नो सीक्रेट्स, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ये कहने के बाद दोनों, आहान और शनाया, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे। एकदम से शनाया को कुछ याद आया। उसने अपने हबी के हैंडसम चेहरे को निहारते हुए मन ही मन में कहा, क्या मुझे अभी ही अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए? वैसे भी अभी तो मैंने उससे प्रॉमिस किया है। हाँ, कह देती हूँ। इतना सब होने के बाद अब मुझे ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। मैं आज अपने हबी को वो 3 मैजिकल शब्द कह दूंगी। शनाया ने अब अपना मन बना लिया था। वो आहान से कन्फेस करने वाली थी। शनाया ने आहान से कहा, हबी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आहान शनाया की तरफ इस तरह देखने लगा कि वो अपनी बीवी की बात सुनने का इंतजार कर रहा था। शनाया ने फिर मुस्कुराते हुए अपना मुंह तो खोला, मगर आहान और शनाया ने अलग ही 3 शब्द सुने। और वो 3 शब्द प्यार के इजहार के तो नहीं थे। उन्होंने सुना था, अबे दरवाजा खोल। इस डिस्टर्बेंस से आहान और शनाया दंग रह गए। रात के इस समय कोई रूपल के घर दरवाजे पर इस तरह की बातें कहकर कैसे चिल्ला सकता था? आहान ने शनाया से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। शनाया ने डरते हुए बस हाँ में अपना सर हिला दिया। आहान ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर कुछ गुंडे खड़े थे। आहान ने पैनी नजरों से उनकी तरफ देखा और उन सबसे सवाल करते हुए कहा, तुम सब कौन हो और इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आहान ने बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा था, मगर किसे पता था कि उन गुंडों को आहान से क्या प्रॉब्लम थी। बजाय इसके वो सारे गुंडे आहान से सवाल का जवाब देते। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक की तरफ इशारा करते हुए आहान से कहा, चल बे निकल, हम लोगों को देर से कोई बात नहीं करनी है। जाकर रूपल गुप्ता को बुला कर ला, हम सबको उसी से काम है। आहान ने जैसे ही रूपल का नाम सुना, उसके दिमाग में एक लॉजिक का कैलकुलेशन शुरू हो गया। वो बहुत स्मार्ट था। आहान ने अपने सामने खड़े गुंडों की तरफ देखा और उनकी हुलियों को एनालाइज करते हुए मन ही मन में कहा, इन सबको देखकर ये पता करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये सब देर रात को रूपल गुप्ता को किडनैप करने आए हैं। जरूर रूपल की कोई कमजोरी होगी, वरना कोई भी गुंडा इस तरह घर पर आकर उसे बाकायदा साथ में नहीं ले जाता। जितना मुझे पता है, या तो इन गुंडों को रोहन कोहली ने भेजा होगा या फिर उस आदमी ने जिसने कल रात रूपल के साथ जबरदस्ती की थी। मेरा अंदाजा ये कहता है कि कल रात कार्तिक कोहली ने रोहन कोहली को मेरी असलियत के बारे में बता दिया होगा। और ये जानने के बाद मैं और शनाया रूपल के घर पर रह रहे हैं, रोहन ऐसा कदम नहीं उठाएगा। मतलब ये आदमी। जब आहान इस सब के बारे में सोच रहा था, सामने खड़े गुंडों में से एक ने आहान से गुस्से भरे अंदाज में कहा, क्यों बे, तेरी नींद अब तक नहीं उड़ी क्या? या फिर हम लोगों को देखकर सांप सूंघ गया है तेरे को? चल चल, जल्दी से जाकर उस रूपल को बुला कर ला, वरना हम लोगों को तेरे ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा। जैसे ही आहान ने उस गुंडे की कही ये बात सुनी, आहान के चेहरे का रंग बदल गया। आहान ने नॉर्मल पेश आते हुए उन गुंडों से कहा, तुम सब कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? आहान का सवाल सुनकर गुंडे इरिटेट हो गए। आहान के सामने इस वक्त 4 गुंडे खड़े थे और वो इस पॉइंट पर चिढ़कर आहान की तरफ देख रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर उन सब ने गुस्से भरी निगाहों से आहान की तरफ फिर से देखा और उन सब में से एक ने आगे आकर आहान का कॉलर पकड़ लिया। उस गुंडे ने एग्रेसिव होते हुए आहान से कहा, तू ज्यादा मच क्यों कर रहे रे? जितना बोला उतना करने का। लेकिन नहीं, तेरे को अपन लोगों के दिमाग का दही करने का था ना। रुक, तेरे को अभी मजा चखाता है, रुक। कुछ देर पहले जब आहान दरवाजे पर गया, शनाया भी जल्दी से अपने कमरे में गई और एक लंबा जैकेट पहनने लगी। जब रूपल ने देखा कि शनाया कपड़े बदल रही थी, तो उसने शनाया से पूछा, शनाया, इतनी रात कहाँ जा रही हो? क्या कुछ हुआ है? शनाया पहले ही परेशान थी। जिस तरह की आवाज आई थी, उसकी बात तो आहान के लिए डर गई थी। वो रूपल का सवाल सुनकर शनाया ने रूपल से जल्दबाजी में कहा, रूपल, वो मुझे लगता है कि नीचे कुछ गुंडे आए हैं। मैं जाकर देखती हूँ, कहीं वो सब मिलकर आहान को कुछ करना दे। अपनी बात कहते हुए शनाया जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। रूपल भी डर गई। उसने अपने आप से ही कहा, अगर मेरे घर पर वो गुंडे आए हैं तो ये सब उस रजत चौधरी का ही किया धरा होगा। ओह नो, कहीं मेरी वजह से आहान और शनाया को कुछ हो ना जाए। ये सोचने के बाद रूपल जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली और नीचे जाने लगी। वो जब एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही थी, रूपल ने शनाया की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। शनाया ने चीखते हुए कहा, आहान। जैसे ही रूपल ने ये आवाज सुनी, उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं रहा।
और वो भागते हुए नीचे पहुंची। उसके बाद रूपल ने जो देखा, उसे देखकर रूपल और शनाया के होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ था? ये गुंडे कौन थे? क्या आहान को कोई चोट लगी थी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा का अगला एपिसोड।